राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज गोपाल जी की बेटी सीता इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो स्वर्ग सोई कोई अप्सरा उतरी हो। हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे और ना ही उसके आंखों से वह खुशी झलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन सीता आज खुश क्यों नहीं थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में उससे मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, यह पूछ बैठता, फिर खुद ही जवाब दे देता कि मायके से दूर जाने में थोड़ी तो तकलीफ़ होती ही है, यही बेटियों के नसीब में होता है। परंतु सीता किसी से कुछ बोल ना पाती। जब सभी रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर चले गए तो सीता उदास भाव से शून्य में निहारते हुए सोचने लगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए मैंने ना जाने कितने ख्वाब बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय उसकी छोटी बहन राधा उसके पास आई। सीता दीदी, आप रो रही हो? देखो तो आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई है। देखो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अब भी वक्त है। आप यह शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती? मम्मी पापा से बता दे। मुझे पता है आप भले ही मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन आपका दिल आज भी मोहन को ही चाहता है। आप कहे तो मैं उनसे बात करूं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। अरे राधा, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना ही करना होता तो मैं आज के दिन का इंतज़ार क्यों करती? तू ही सोच, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? और तू तो मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मम्मी पापा मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। यह रिश्ता उन्होंने सोच समझकर ही तय किया होगा। भीगी आँखों से देखते हुए सीता बोली। तो राधा ने कहा, दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं, उस लड़के से बड़ी मुश्किल से आपकी एक या दो बार बात हुई है। कुछ जानती तक नहीं आप उसके बारे में। और वैसे भी मुझे भी वह कुछ ठीक नहीं लगता, जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि राधा कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अरे राधा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। जल्दी से चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाइयों के डिब्बे निकाल कर ले आ। कमरे में आते ही सीता और राधा की माँ बिमला जी बोली तो राधा अपनी बात कहते कहते चुप हो गई, लेकिन सीता उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और प्रश्नवाचक निगाह से राधा की तरफ देखने लगी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। वह उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड रखी है लड़के वालों ने। बिमला जी से चाबी लेकर मैं राधा मिठाई के डिब्बे लेने चली गई। तभी सीता ने कहा, माँ मुझे पापा से मिलना है। कहाँ है वो? अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू आराम से बैठ, राधा अभी आ रही है। प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए बिमला जी ने कहा और कमरे से चली गई। लेकिन सीता के मन को चैन नहीं था। वो यही जानना चाहती थी कि रोहन की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करने उस शादी के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था रोहन, जिससे सीता की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार करके सीता जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगती है, उसे उसी समय सीनियर विद्यार्थी जो फाइनल क्लास के थे उसे रोककर रैगिंग जैसी कुछ हरकतें करने लगते हैं
वहीं खड़ी सीता की आंखों में आंसुओं भर आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहन, जो उन लड़कों का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी सहमी और घबराई सीता पर पड़ी। अबे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने, रोहन ने गुस्से में कहा। तो उसके वही क्लास वाले लड़के, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। रोहन की यह बात सुनते ही वह लड़के वहाँ से घबराहट के मारे भाग गए। रोहन सीता का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आया। सीता ने उसे धन्यवाद कहा। वह रोहन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यह बात सीता को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर सीता और रोहन की मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। इधर जब सीता के माता पिता सीता की शादी के बारे में सोचने लगे थे तो एक दिन सीता ने उन्हें रोहन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रोहन किसी अदर कास्ट का है, उन लोगों की कास्ट से अलग है, तो गोपाल जी इस शादी से स्पष्ट तौर पर मना कर दिए। इधर जब रोहन ने अपने माता पिता को सीता के बारे में बताया और उसकी फ़ोटो दिखाई तो वे उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। परंतु अंतरजातीय विवाह के लिए सीता के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह जानकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने लाख मिन्नतें की और कहा भी कि रोहन से अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत करता है और सबसे बढ़कर यह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन गोपाल जी ने उसकी एक ना मानी। साथ ही साथ उन्होंने सीता को भी चेतावनी दे दी कि आगे से वह रोहन से ना मिले तो ही अच्छा है। आनन फानन में उन्होंने सीता की शादी कहीं और तय कर, बिना उन लोगों के पूरी जानकारी लिए। वह तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, जो उनकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। सीता का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को रोहन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उसे चुपचाप स्वीकार करके शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद सीता ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रोहन का सामना कर सके। अब वह घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी ताकि वह रोहन से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देखकर बात करना तो दूर, वह उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना सीता? मुझे माफ़ कर दो रोहन। इतना कहते कहते सीता की आंखें भर आई तो रोहन ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी तुम्हारा दोस्त रहूँगा। कभी भी मेरी किसी भी मोड़ पर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी बातों को याद कर सीता बहुत दुखी हुई, लेकिन अचानक से वर्तमान में आ गई जब उसकी कज़न उसके कमरे में आई। अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूब रची है दुल्हन की, लगता है पति का खूब प्यार मिलेगा। कहते हुए वे सब उसे छेड़ने लगी, लेकिन सीता का दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। मैं अभी आती हूँ कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में पापा की आवाज़ आई। देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए,
आपके कहने के अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने, 10 लाख रुपए कैश का इंतजाम कर दिया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था कर दी है। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में कितना बड़ा खर्च हो जाता है। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है। अब आप बारात आने के टाइम में 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए गोपाल जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी? उन्होंने बिमला जी ने पूछा। तो गोपाल जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। बिमला, अब इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? कहते हुए गोपाल जी का स्वर रुआसा हो गया। उसी समय सीता को अपने सामने खड़े देखकर गोपाल जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छुपाई आपने मुझसे यह बात? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, बिमला जी ने डांट कर कहा। तो सीता बोली, लेकिन माँ, यह सब तो गलत है ना। एक और तो अपने बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हो ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी सहन करने को कह रहे हो। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं सीता बेटी, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, गोपाल जी ने कहा। तो सीता बोली, पापा, यह बात नहीं है कि इंतजाम हो जाएगा। बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज दुनिया की रीति है, और यह हर बेटी के माँ बाप को करना ही पड़ता है। फिर तो यह भी सोच, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड ज़रूर करेगा। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का ढूंढना? अगर वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या ज़रूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? सीता, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए बिमला जी ने सीता को वहाँ से भेज दिया। तभी गोपाल जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से। मुझे यकीन है कि वह हमारी बात को ज़रूर समझेंगे, और ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके। इधर सीता भी ये सोचकर परेशान थी कि आखिर किया क्या जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन चुप बैठने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्या मुझे राजीव जी को फ़ोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वह पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, कम से कम वह तो इस दहेज की बुराई इसके पक्षधर में नहीं होंगे। सीता ने राजीव को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सीता बार बार फ़ोन करती जा रही थी। तो आखिरकार राजीव ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या बात है सीता, बार बार मिस्ड कॉल, ऐसी क्या बात हो गई है? राजीव जी, मुझे अभी के अभी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे सीता, आज हमारी शादी है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या हो सकती है? प्लीज़, ज़रूरी बात है। तो ठीक है, बारात यहाँ से चल पड़ी है, आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है राजीव जी, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहकर सीता ने फ़ोन रख दिया। अब सीता के मन में उम्मीद की एक किरण तो जागी थी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ समय बाद जब बारात आई तो सीता बड़ी बेसब्री से राजीव का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब तक देर हो गई थी वह नहीं आया तो उसने फिर से उसे फ़ोन लगा दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राजीव भड़कता हुआ अंदर आया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा सीता, जो तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? जानती हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें?
इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ़ करना राजीव जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। राजीव जी, मुझे पता है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे, तुम इस बात से परेशान हो रही थी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में यह सब तो आम बात है। इसका इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? क्या मतलब? क्या आपको दहेज लेने से कोई एतराज़ नहीं? सीता ने हैरानी से पूछा। तो राजीव बोला, क्यों, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और सीता, मेरे पापा ने सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति राजीव की बात सुनकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तो आपने कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं और कहीं भी कुछ गलत होता देखते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। ओह कम ऑन सीता, इतना भी बतंगड़ बनाने की कोई बात नहीं। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से से बौखलाते हुए राजीव ने चिल्लाते हुए कहा। तो सीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वह भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार आपके पिताजी को चाहिए। अरे सीता, तो क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में होता ही है, राजीव ने कहा। तो सीता बोली, ठीक है, अगर यही शादी बिना दहेज की नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। सीता की आंखों में क्रोध साफ साफ झलक रहा था। इतना स्पष्ट सा जवाब पाकर राजीव हक्का बक्का सा रह गया था और फिर खुद को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है सीता, अगर तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है तो मैं अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यहीं ख़त्म कर देता हूँ। कुछ देर के बाद राजीव ने फ़ोन करके कहा, सीता, मैंने पापा से बात कर लिया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तभी कुछ टाइम के बाद सहेलियां कमरे में आ गई और कहने लगी, सीता, अभी तुम तैयार नहीं हो क्या? जयमाला के लिए बुला रहे हैं। सीता ने कहा, तैयार नहीं दिख रही हूँ, देखो तो कुछ कमी लग रही है क्या? सीता की सहेली ने कहा, हाँ, कमी लग रही है, तुम्हारे चेहरे में हंसी खुशी की कमी लग रही है। इतना सुनकर सीता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। सीता की सहेली ने कहा, अरे सीता, मैंने कितनी बार कहा, यदि तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो अपने पापा से मना क्यों नहीं कर देती? सीता ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। सीता जयमाला के लिए जा रही थी। सीता ने हाई हील वाली सैंडल पहन रखी थी। चलते चलते कारपेट में उसकी हील फंस जाती है। स्टेज पहुंचने से पहले ही उसकी हील मुड़ गई और सीता घुटनों के बल नीचे बैठ गई। राजीव स्टेज में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। सीता की सहेलियां और उसकी माँ दौड़कर सब आए और उसे उठाए। सैंडल के हील टूट जाने की वजह से दूसरी सैंडल उसे लेना पड़ा। सीता जब स्टेज पर जाकर बैठी थी तो राजीव उसे चुपके से गुस्से में कहता है, सीता, अपनी शादी के दिन तो तुम्हें ब्रांडेड सैंडल पहनना चाहिए था, तुमने तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। सीता ने कहा, अरे आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगा कि आप पूछेंगे कि सीता तुमको कहीं लगी तो नहीं। राजीव ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। जयमाला पढ़ने के बाद राजीव उठकर अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। सीता काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठी थी।
फिर उसकी सहेलियां और उसकी बहन राधा स्टेज से उतारकर उसे भी कमरे में लेकर जाने लगे। तभी गैलरी से जाते हुए उन सब लोगों ने ठहाके की आवाज़ सुनी। राधा वहीं पर ठहर गई। सीता और उसकी सहेली भी रुक गई। तभी उसको आवाज़ राजीव की सुनाई दी। सीता ने कहा, अरे यह तो राजीव की आवाज़ है। ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। उसका दोस्त कह रहा था, बहुत लकी हो जो इतनी खूबसूरत बीबी मिली है। राजीव हंसी रोककर बोला, अरे उसने तो शादी से मना कर दिया था। उसे पता चल गया था कि मेरे पिताजी उससे दहेज और उसके बाद फिर लास्ट में कार मांग दिए। जैसे तैसे करके मैंने उससे झूठ बोलकर बातें बना लिया। अब देखो शादी के बाद इस महारानी का मैं क्या हाल करता हूँ। एक बार फेरे हो जाएं, उसके बाद दहेज तो हम पूरा ले ही लेंगे और इस पापा की परी का घर में जाते ही ऐसे पंख काटेंगे कि ये उड़ने के क्या सरकने के भी लायक नहीं रहेगी। फिर दोस्त ने कहा, बात जो भी हो बीबी है बड़ी खूबसूरत। राजीव ने कहा, इसीलिए तो मैं इससे शादी कर रहा हूँ। दहेज भी मिल रहा है, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीबी भी, वरना मैं इसे कौन सा पूछने वाला था। समाज में लोग खूबसूरत चेहरा ही तो देखते हैं। राजीव अपने दोस्तों के साथ बातें करके फिर ठहाके लगाकर हंसने लगा। सीता, उसकी बहन राधा और उसकी सहेली यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गई कि राजीव का यह असली रूप है। फिर सीता अपने कमरे में गई। राधा ने कहा, दीदी अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं अभी की अभी सारी बात पिताजी को बता देती हूँ। सीता बोली, अरे अब कुछ नहीं हो सकता। तभी राधा ने अपने मामा जी को फ़ोन करके बुला लिया और सारी बातें अपने मामा जी को बताई। राधा ने यह सारी बातें रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और सीता के पिताजी भी आ गए। उन्होंने भी सारी बातें सुनी, लेकिन वह यही कहने लगे कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। बारात द्वार पे है, जयमाला हो चुका है, हमारी बड़ी बदनामी होगी। हम अब कुछ नहीं कर सकते। आखिर हम बेटी के पिता जो हैं। और वह वहाँ से चले गए। अब कमरे में सीता और राधा और उसकी सहेली तीनों बची थी। सीता की तो जैसे ज़िंदगी खत्म ही हो चुकी थी। वह क्या करे। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत जोर दिया, सीता अभी भी टाइम है, तू इस कमरे से निकलकर कहीं और चली जा, फेरे पड़ना बाकी है, भाग जा मेरी सहेली, नहीं तो तेरी ज़िंदगी का क्या होगा। सीता ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। अपने माता पिता की मर्यादा के लिए मेरी जान की कीमत भी कम है। कुछ ही देर के बाद सीता को फेरों के लिए ले जाया गया। फेरों की सारी विधि चालू हो गई। सीता तो जैसे बेजान गुड़िया की तरह जो विधि थी, जो पंडित जी करवाते जा रहे थे, सीता ने कर दिया। लेकिन जैसे ही शादी विवाह खत्म हुआ, फेरे खत्म होते ही राजीव के पिताजी उठकर खड़े हो गए। बोले, विदाई की रस्म यहीं रोक दीजिए। तो समधी जी अब लाइए गाड़ी और 10 लाख रुपए जो आपने वादा किया था। अभी ना तो आपके पैसे दिख रहे हैं और ना ही हमें कहीं गाड़ी नज़र आ रही है। तभी गोपाल जी ने कहा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले विदाई हो जाने दीजिए, बेटी को घर पहुंचने दीजिए, दहेज भी आपको मिल जाएगा। नहीं, पहले दहेज मिलेगा, उसके बाद आपकी बेटी ससुराल जाएगी, नहीं तो हम आपकी बेटी को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। उठ राजीव, चल। राजीव जब अपने पिता की यह बातें सुना तो वह सीता का हाथ पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। राजीव के पिताजी ने कहा, अरे फेरे होते ही तू बीबी का गुलाम हो गया और मेरी बात सुन नहीं रहा है। छोड़ इस लड़की का हाथ, चल मेरे साथ। सीता के मामा जी ने कहा, हाँ यह लड़का लड़की का हाथ तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हारा राजीव तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। इतना कहकर सीता के मामा जी
कमरे में गए और राजीव को बाहर लेकर आए। सब देखकर मुंह में हाथ रखकर हंसी रोक नहीं पाए। राजीव जो दूल्हा बनकर आया था और शेरवानी सूट में था, अभी वह चड्डी और बनियान में था। उसे देखकर सीता भी आश्चर्य में पड़ गई कि आखिर मेरा फेरा किसके साथ हो गया, मेरा विवाह किसके साथ हुआ। राजीव तो यहाँ है। उसने जब अपने दूल्हे का सेहरा उठाकर देखा तो वह कोई और नहीं, उसका रोहन था। राजीव के पिता गुस्से से बौखला कर बोले, इतना बड़ा धोखा, अपनी बेटी का ब्याह किसी और लड़के से, तो फिर हमारी बारात क्यों बुलवाए थे। राजीव ने गुस्से में कहा, पिताजी यह इसका कॉलेज के ज़माने का आशिक है और इसी लड़के के लिए इन लोगों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। मुझे पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या खिला दिया था। जब मेरा होश आया तब मैं अपने आप को इसी हालत में स्टोर रूम में पाया और अब यहाँ सीता की शादी किसी और लड़के से हो गई है। यह सब देखकर पूरे रिश्तेदारों में हंगामा फैल गया। तभी सीता के पिताजी ने कहा, हाँ, तुम हमारी बेटी के लायक ही नहीं हो और ना ही हमारे रिश्तेदार बनने के लायक। सीता के पिताजी ने अपनी बेटी राधा को कहा, बेटी वह रिकॉर्डिंग लेकर आओ और पूरे समाज के सामने सबको सुनाओ। राधा ने राजीव की बातें पूरे समाज के सामने सबको सुनाया। राजीव गुस्से के मारे बौखला कर सीता की तरफ उंगली करके चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम्हें तो मैं देख लूँगा। रोहन बीच में आकर बोला, खबरदार, अगर तूने मेरी पत्नी की तरफ उंगली भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर सीता की बहन और उसकी सहेलियाँ भी आ गई। राधा ने कहा, पापा यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अभी अभी पुलिस बुलाओ और इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। राजीव पुलिस का नाम सुनकर डर गया क्योंकि वह एक सरकारी नौकरी वाला भी था और सबूत तो राधा के हाथ में ही था, दहेज लेने का और शादी के बाद सीता को प्रताड़ित करने का। इसीलिए वह वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। अब तक रोहन के माता पिता भी वहाँ आ गए थे। सीता और रोहन ने आगे बढ़कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। फिर रोहन सीता के माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। फिर गोपाल जी बोले, बेटा मैंने दहेज के लिए जो 10 लाख रुपए जमा किए थे वह रुपए मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूँ। रोहन ने कहा, नहीं पापा जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। 10 लाख क्या, मैं आपके यहाँ से 1 रुपये भी लेकर नहीं जाऊँगा। आपने मेरा विवाह करवा दिया, अपनी बेटी दे दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रोहन के माता पिता भी हाथ जोड़कर गोपाल जी से प्रेम पूर्वक मिले, लेकिन सीता अभी भी परेशान थी। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने इस तरह से रोहन को कब मंडप पर लाकर कर दिया। तभी सीता के मामा जी कहने लगे कि जो रिकॉर्डिंग राधा ने किया था वह सुनने के बाद तो मैं और तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो गए थे। मंडप से बारात वापस जाती है तो भी एक लड़की के पिता की ही बदनामी होती है। मैं परेशानी से निकल नहीं पा रहा था कि राधा ने मुझे आइडिया बताया और उस लड़के का नंबर दिया। तभी मैंने रोहन से बात किया और रोहन के माता पिता मान गए और फिर यहाँ रोहन आया और राजीव को तो तुम्हारे मामा जी ने नींद की ऐसी दवाई दे दी कि राजीव बाथरूम में ही जाकर सो गया। फिर उसे ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दिए और उसका शादी का जोड़ा निकाल कर रोहन को पहना दिया। सेहरे में किसी को पता ही नहीं चला कि तुम्हारा विवाह किसके साथ हो रहा है। विधि पूर्वक विवाह हो गया, बाकी सब तुम्हारे सामने ही है। इतनी बातें सुनकर पहली बार सीता के मुंह में हंसी आई थी। सीता ने भी ज़ोर ज़ोर से हंसा क्योंकि जब से वह शादी के लिए तैयार हो रही थी उसकी हंसी शायद कहीं गायब ही हो गई थी। अब सीता अपने ससुराल में इतना खुश थी कि उसे अपने मायके की भी
याद नहीं आ रही थी। सीता ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद सीता ने कहा कि अब मुझे किसी वकील के चैम्बर में बैठकर ट्रेनिंग करनी चाहिए जनाब, मैं भी वकील बनना चाहती हूँ। इतनी बातें सुनकर रोहन ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, ये LLB करने के बाद भी तुम वकालत नहीं करोगी। सीता रोहन की बातें सुनकर अबाक सी रह गई। रोहन ने कहा, अरे बाबा, मैं जो वकील हूँ, तुमको तो जज बनना है। तुम इस साल जज के लिए एग्ज़ाम दे दो। सीता ने रोहन की बातें सुनकर खुशी से उछल पड़ी और फिर एग्ज़ाम भी दिया। बड़ी मेहनत की, लेकिन सीता निकल नहीं पाई। बहुत उदास हो गई। रोहन ने और उसके माता पिता ने फिर हौसला बढ़ाया। सीता ने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया और फिर अच्छे अंकों से पास हो गई। सीता अब जज बन चुकी थी। एक दिन वह कोर्ट में बैठी हुई, तभी उसके पास एक दहेज प्रथा का केस आया। सामने सीता राजीव और उसके पिताजी को देखकर हैरान रह गई। दूसरे पक्ष में लड़की भी आई हुई थी। लड़की बुरी तरह से जली हुई थी। वह रो रो कर कह रही थी, जज साहिबा, यह लोग इंसान नहीं, जल्लाद हैं। पहले तो मुझसे मेरे माता पिता के घर से रोज़ पैसे मंगवाया करते थे। किसी न किसी बहाने मुझे मायके भेजकर कुछ न कुछ मंगवाया ही करते थे। राजीव और उसके माता पिता की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैंने मना कर दिया कि अब मैं अपने मायके वालों से कुछ नहीं मांगूंगी। राजीव ने मुझे बहुत मारा और उसकी माँ भी इन सब में साथ दे रही थी। राजीव के पिताजी केरोसिन लेकर आए और बोले, जला दे इस लड़की को, हम तेरा दूसरा ब्याह कर लेंगे। राजीव ने मेरे ऊपर केरोसिन डालकर मुझे जला देना चाहता था। मैं अपनी जान बचाकर बाहर भागी। तभी उस लड़की ने अपने ऊपर लपेटा हुआ शाल खोल दिया। उस लड़की का एक साइड का शरीर अत जला हो चुका था। कान, हाथ, एक साइड का शोल्डर बुरी तरह से जला था। घाव अभी भी ताज़ा था। उसका घाव देखकर सीता खुद ही कांप गई। उसे ऐसा लगा कि आज इस लड़की की जगह मैं खड़ी होती अगर उस दिन मेरी बहन और मेरे पिताजी ने मिलकर मेरे लिए कठोर फैसला नहीं लिया होता। राजीव के पिताजी हाथ जोड़कर कहने लगे, जज साहिबा, यह लड़की झूठ बोल रही है। यह खुद आग लगाकर मरना चाहती थी और हम लोगों को दोष दे रही है। तभी सीता ने कहा, आप लोग तो चुप ही रहिए। आप लोग किस हद तक गिर सकते हैं वह मुझे अच्छी तरह से पता है। सीता ने सारे सबूतों के आधार पर उसके माता पिता को 5 साल की सज़ा और राजीव को 10 साल की सज़ा सुना दी और साथ ही लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने के लिए उस लड़की के खर्चे और दवाई के लिए भी सीता ने 50,000 रुपये का जुर्माना उन लोगों के ऊपर लगा दिया। यदि वह लोग जुर्माने के इस रकम को नहीं भरे तो उनकी सज़ा और भी बढ़ा दी जाएगी। वह लोग हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका गुनाह उन्हें बचा नहीं पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।